लोगों का कहना था कि अरे कुछ नहीं रखा है चंडी में, इतना पैसा लग जाता है, आप लुट जाते हो, बर्बाद हो जाते हो, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, ये है वो है। मैंने जितना पैसा इस पे लगाया है, अगर मैं वो पैसा अगर मैं सच में अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं उतने में तो मैं आई थिंक आई राइट नाउ कि मैं 30-35-40 लाख रुपए की एक गाड़ी खरीद लूँ। हाँ, इसका भी एक मैं क्विक हैक बता देता हूँ। आई डोंट नो कि लोगों को बताना चाहिए कि नहीं होता जी, बट ये है कि हाँ, आप दिखाने के लिए आपने अकाउंट में अपने पैसे दिखा दिए, पर जैसे ही वीज़ा आपका आ जाता है, आप सारा पैसा निकाल दो, उसमें ज़ीरो बैलेंस भी होगा ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उस पर लिखा है साफ साफ कि यू आर पास, बट स्टिल फॉर लाइक 10 मिनट्स आई वाज इन अ शॉक एंड आई वाज लाइक कि भाई सच में कि मैं पास हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहले तो साद भाई वेलकम टू शिपिंग अपडेट्स आने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। साद भाई ने से बता दें आप लोग को HND का कोर्स किया है, जो कि अभी तक सबसे ज़्यादा कमेंट्स यही आ रहा था कि हमें बीटेक BSc और DNS के बारे में पता है, बट HND क्या होता है या बाहर कंट्री में जो लोग जाके पढ़ते हैं, मर्चेंट नेवी की पढ़ाई करते हैं, वो कैसे करेंगे, तो साद भाई पूरा बताएंगे आपको क्या होता है A to Z, क्योंकि सब ज़्यादा हमारे पास अभी तक क्वेश्चन था और आप जैसा बंदा कोई नहीं था। तो साथ भाई सबसे यही पहले पूछेंगे, आपकी पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट हुई, जो है 10th 12th उसके बाद में? फिर मैंने अपना 10th 12th यही प्रयागराज इलाहाबाद में बिशप जॉर्ज से कंप्लीट किया। उसके बाद 12th के बाद आप समझ लीजिए कि सबका ये होता है कि क्या करना है क्या करना है क्या करना है। कुछ लोगों का होता है कि हाँ ठीक है भाई मुझे ये करना वो करना। तो आई वाज स्टक कि मैं क्या करूँ। मेरा एक प्लान था कि हाँ मुझे बीटेक करना है, पर फिर कहीं ना कहीं मुझे मर्चेंट नेवी बहुत ज़्यादा घसीट रही थी अपने तरफ, क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर्स काफ़ी हैं इस लाइन ऑफ वर्क में, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्ट था। मुझे था कि नहीं मुझे कुछ करना है, इस लाइन में कुछ देखना है। फिर आई गॉट टू इंट्रोड्यूस यू नो फ्रॉम समवन एंड उन्हीं ने मुझे बताया कि गो टू BP मरीन एंड ऑल सारी चीज़ें हैं एंड यू विल गेट टू नो अबाउट ऑल द थिंग्स। तो मैंने बोला ठीक है वो करते हैं। तो उसके बाद फिर मैं गया BP मरीन। वहाँ जाके मैंने अप्लाई किया फॉर BSc नॉटिकल साइंस एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हुआ ये कि जब तक मैं पहुंचा और कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जिसकी वजह से मुझे सीट्स वगैरह नहीं मिल पाई, क्योंकि इट वाज ऑलरेडी फुल। तो उन्होंने मुझे हॉल्ट पे रखा, बोला कि इफ़ यू कैन वेट फॉर लाइक 2 months और 3 months तो हम आपको बता देंगे। मैंने कहा ठीक है। लेकिन जो वहाँ के डायरेक्टर थे उन्हीं ने मुझे जो है फिर इंट्रोड्यूस कराया HND से। उन्होंने मेरे मार्क्स वगैरह देखे एंड ही वाज लाइक कि यू आर क्वाइट गुड इन यू नो लाइक इन मैथमेटिक्स एंड एवरीथिंग, तो आप जो है इस चीज़ को देखें। मैंने बोला ठीक है बताया मुझे क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि HND इट्स लाइक अ 2-year कोर्स, 2 साल का कोर्स है। 1 साल आपका यहाँ BP मरीन में होगा एंड द नेक्स्ट ईयर यू विल बी इन सिटी ऑफ ग्लासगो, दैट इज़ इन स्कॉटलैंड। तो मैंने बोला ठीक है ये भी बढ़िया है, अच्छा है। And I got to you know like very excited because कि स्कॉटलैंड भाई सबका ड्रीम है कि आप जब समझ रहे कि भाई बाहर जाना है, देखना है बाहर की ज़िंदगी कैसी है, लोग कैसा है, कल्चर कैसा है, सब देखना है। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गया इस चीज़ को लेकर। मैंने बोला हाँ बिल्कुल करना है मुझे। लेकिन हर चीज़ जगह पे आप ये देखिए कि ड्रॉबैक भी है इस चीज़ का, कि लोगों ने उस टाइम पे मुझे बहुत लोगों ने बोला भी कि आपने गलती कर दी है HND ज्वाइन करके। लोगों का कहना था कि अरे कुछ नहीं रखा है HND में, इतना पैसा लग जाता है, आप लुट जाते हो, बर्बाद हो जाते हो, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, ये है वो है। पर प्रॉब्लम ये थी कि मुझे डायरेक्शन नहीं मिली थी। आज के टाइम पे अच्छा ये है कि लोगों के पास डायरेक्शन है, they can you know like learn from everywhere you know like कि हाँ भाई क्या है, फ़ोन खोला, लैपटॉप खोला, इंटरनेट खोला, they can search सब कुछ। तो मैं इसी चीज़ों को देख रहा था, बट मुझे ये हुआ कि नहीं ठीक है जो है मैं कर रहा हूँ, इट्स अ गुड थिंग, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हूँ, मेरे साथ साथ 40-50 लड़के और हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ही भाग हूँ। ऑब्वियस सी बात है। मैंने कहा कहने के लिए लोग देखिए हर कोर्स के लिए बोलेंगे आप कुछ भी करने जाओगे आपको रोका जाएगा, अरे नहीं ये नहीं सही है, ये कर लो, वो नहीं सही है, वो कर लो। इट्स योर गट फीलिंग कि जो आपको फील होता है कि हाँ नहीं ये सही है कि नहीं है, आप क्या समझते हो उससे, ये मेन मैटर करता है। तो फिलहाल ज्वाइन किया, ठीक है मुझे सब सही लगा एंड वी स्टार्टेड द क्लासेस। तो 1 साल मेरा वहाँ पे BP मरीन में रहा, विच वॉज क्वाइट गुड, अच्छा था। सारे स्कूल बैचमेट थे, इवन 2 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हमारे पास थे जो HND करने आए हुए थे। वन वॉज फ्रॉम जॉर्डन एंड वन वॉज फ्रॉम मॉरिशस। ओके, सो जो जॉर्डन से थे उनका नाम इब्राहिम था एंड जो मॉरिशस से थे उनका नाम ज्ञानी सिल्वियो था एंड दे बोथ केम टू यू नो लाइक फॉर द HND। तो वो भी आए यहाँ पे सारी चीज़ें एंड वी स्टार्टेड परसिंग HND together. So the first thing is first year is called as HNC. पहले ईयर को ये लोग HNC बोलते हैं and then the second year is HND which is Higher National Diploma. जी, तो अब HNC स्टार्ट हुआ एंड HNC में आपको जो भी नॉर्मल आपको JME में आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे वही आपको यहाँ पे मिले, ऑक्सिलरी, मोटर, प्रोपेलर, शिप कंस्ट्रक्शन, यही सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, दैट्स इट। तो इन चीज़ों को हम लोगों ने किया, कंप्लीट किया, पढ़ाई करी और एग्जाम्स वगैरह हुए। एग्जाम्स को लेने के लिए भी आप ये समझिएगा कि आपके इंडियन
इन्विजिलेटर या इंडियन एग्जामिनर तो रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ जिस भी कॉलेज के साथ आपका कोलैब है, मान लीजिए जैसे स्कॉटलैंड में सिटी ऑफ ग्लासगो है, उसी तरह स्कॉटलैंड में एक और कॉलेज है, साउथ शील्ड कॉलेज है, उसका नाम है साउथ टेनसाइड, जो HND जो है कराता है। तो अब जैसे मेरा कॉलेज का तो COGC के साथ कोलैब था, तो COGC के लोग आए, उन्हीं ने क्लास में बैठे और हम लोग का एग्ज़ाम लिया, सारी चीज़ें उन्होंने एग्ज़ाम लिया। एग्ज़ाम लेने के बाद जब रिज़ल्ट आया, ओके ठीक है, जो पास हो गए अब उनको आगे जाना है। अब इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, अब जैसे लोगों ने बोला कि भाई रिक्वायरमेंट्स इसमें बहुत कुछ है ये वो, लेकिन कुछ नहीं, आप 12th करो, सीधा सीधा आपने 12th किया, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि करना क्या है क्या नहीं है ये वो, आप इसके बारे में जानो और अगर आपको सही लगता है आप ज्वाइन करो। टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आप लग जाओ और ज्वाइन करो और जाके आप जो है शुरू करो। आज के टाइम पे देखिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बना रहे हैं इस टाइम पे वीडियोस, बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। IMB CET का एग्जाम होता है, आप वो दीजिए, तो ये उनके लिए है। एक चीज़ मैं इसमें ज़रूर बोलना चाहूँगा कि इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग, HND इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग। कि मैं आज भी फील करता हूँ कि अगर मैंने जितना पैसा इस पे लगाया है, अगर मैं वो पैसा अगर मैं सच में अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं उतने में तो मैं आई थिंक राइट नाउ कि मैं 30-35-40 लाख रुपए की एक गाड़ी खरीद लूँ, इतना मैंने लगा दिया है। मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ अभी तक जी। तो ये है क्योंकि आपने अब यहाँ से एग्जाम दे दिया, अब अगर आप COC चाहते हो तो आप इंडिया से भी निकालो, सिंगापुर से भी निकालो, UK से भी निकालो, ठीक है। और कहीं ना कहीं UK COC इट्स लाइक इन अ डिमांड राइट नाउ, आप जान रहे हैं कि वो इट्स इन अ डिमांड राइट नाउ। और अच्छी चीज़ ये है कि आपको इसकी वजह से यू गेट टू टू गेट ऑन ITF कंपनीज, जो लोग चाह रहे हैं आजकल की ITF कंपनी मिले, मुझे ये मिले वो मिले, तो वो भी है क्योंकि इंडियन CSO के साथ यही है कि आप भाई इंडियन कंपनीज पे ज़्यादा सेल करते हो आप ITF कंपनीज में भी, लेकिन बहुत प्रॉब्लम आती है, जल्दी नहीं मिल रही है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। बट UK COC है तो आपको ईजिली मतलब जो है आपको जॉब्स ITF कंपनीज में मिलती हैं, जो मैं जान भी रहा हूँ क्योंकि मेरे कितने ही लोग हैं जो कर रहे हैं, या मैंने खुद भी एक ITF कंपनी, वियतनाम की एक कंपनी है डोंगजांग, मैंने उसमें काम किया हुआ है। तो मेरी शिप भी बल्क कैरियर थी, मैं उस पर काम कर रहा था, सारी चीज़ें थी अपना जो है बढ़िया। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस ऑन द शिप ऑल्सो। तो यही था। बाकी HND से रिलेटेड लोगों को क्या प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, क्या नहीं समझ में आता है, वो तो अब कुछ बेहतर आप मुझे सवाल करें तो मैं आपको उस चीज़ों को बेहतर बताऊंगा कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं। एक्चुअली में सबसे बड़ी बात यही है कि पहली बात मेरे हिसाब से वही बंदा रोकेगा आपको जिसको पता ही नहीं। सही बात है, बात सही है। इतना पैसा लगता है यार, इतना पैसा कहाँ लगता है, पहले यही बोल देंगे जी हाँ। तो ये मैं पूछूंगा कि आपने अपनी फैमिली को बताया जब भी, तो कैसे उनको मनाया कि हमें ये करना है? मैं अगर आपको सही बताऊं कि मेरे फादर साहब मेरे साथ थे और वो मेरे साथ गए हुए थे मेरा एडमिशन वगैरह कराने के लिए। तो जब उन्हीं ने डायरेक्टर ने बताया कि ऐसा ऐसा कोर्स है, ये है और इसमें इतना एक्सपेंस आएगा आपका, तो मेरे फादर साहब ने बस मुझसे एक ही सवाल किया था कि ये बताओ पढ़ोगे कि नहीं। सीधी बात है, इतना पैसा लगा पढ़ोगे कि नहीं। देखिए उनका हमेशा से ये कहना रहा कि तुम पढ़ना चाहोगे तो मैं तुमको कहीं भी भेज दूंगा पढ़ने के लिए, चाहे वो इंग्लैंड हो चाहे लंदन, कहीं भी जाओ तुम, मुझे कोई प्रॉब्लम, अगर तुम पढ़ते हो तो मैं पैसे लगा दूंगा। देखिए हर माँ बाप चाहता है कि उनका बच्चा जो है ना वो आगे बढ़े, जितना हो सके, जो उन्होंने नहीं कमाया उसका 10 गुना 20 गुना 100 गुना कमाए, ये होता है। तो मसला यही था, उनको बस यही चाहिए था कि भाई तुम पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे। आज के टाइम पे मैं यही बच्चों को बोलूंगा भाई कोई भी हो, सीधा मत घुस जाना, अपने माँ बाप के पैसे मत बर्बाद करना इन चीज़ों में जाके, क्योंकि भाई वो अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगा रहे हो सकता हो आपके उसमें, और आप अगर उस चीज़ को लाइटली लो, उस चीज़ों को नहीं ध्यान से करो सारी चीज़ों को, तो वो कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर के साथ साथ उनकी जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हो, उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हो आप, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो मैं इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कोई भी करे कुछ भी करे, सारी चीज़ों को सोचो समझो। मैं ये नहीं कहता कि आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करो, मैं ये कहता हूँ आपको कोई भी लाइन ऑफ वर्क समझ में आता है आप करो, वह आप जिस भी लाइन ऑफ वर्क में जाओ वहाँ अपना 100% दो। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो फिर क्या मतलब है। हाँ सही, माँ बाप के कितना सालों का बचा के रखे होंगे, मान लीजिए आपकी पढ़ाई के लिए में भी, शादी के लिए में भी, किसी और के। जी बिल्कुल, और आपको वन टाइम लगा दिए जितना पैसा लिया और आप पढ़ नहीं रहे, सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। तो फिर वो दोनों तरफ से गए, पैसा भी गया उनका, प्लस जो है जो जिसके लिए आपको लगाए वो भी नहीं बना। हाँ। दोनों साइड से उनको सारी चीज़ सोचना है जी।
हाँ, तो सास भाई हम ये पूछेंगे कि आपका मोटा मोटा यहाँ पे इंडिया में कितना लगा था पैसा? देखिए, ऐसे बहुत सारे बच्चे क्लियरली मतलब देखिए, अगर मैं HND का अपना बताऊं तो मैंने जब HNC किया इंडिया में यहाँ पे रह के, तो समवेयर अराउंड लाइक 3,50,000 मेरा कुछ फीस थी जो मैंने पे किया, कॉलेज की फीस। उसके बाद लाइक आपका खुद का एक्सपेंस कुछ भी हो गया एंड ऑल, ठीक है। उसके बाद अगर आप जो भी कर रहे हो, मतलब ये आपके 3-4 लाख रुपए आपका जो कॉलेज में जाना है, दैट इज फीस एंड एवरीथिंग। उसके बाद जो भी खर्चा करते हो वो आपके ऊपर है, आप किस तरह अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हो। भाई बहुत सारे लोग हैं जिनको डेली बाहर का भी खाना है, जिनको डेली बाहर निकलना भी है, एंड बहुत सारे लोगों को आपको स्पेशली इस लाइन ऑफ वर्क में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनको सिगरेट्स की बहुत आदत होती है, अल्कोहल की बहुत आदत होती है। तो वो आपके ऊपर अब सारी चीज़ें आ जाती है कि आप उन चीज़ों को कैसे, अपने खर्चों को जो है आप मैनेज करते हो, या कैसे आप सारी चीज़ों को जो है सब करते हो। अच्छा, मोटा मोटा यहाँ से 3.5-4 लाख के अराउंड फीस है इंडिया में जी। 1 साल यहाँ करना पड़ेगा आपको, उसके बाद 1 साल यूके में भी जी। तो वहाँ का फीस कितना है? अब डिपेंड करता है। अब देखिए, साउथ हैंड साइड कॉलेज का और COGC का, दोनों का समवेयर अराउंड फीस में बहुत डिफरेंस आता है। ये मैंने देखा हुआ है और काफ़ी लोगों से सुना भी है, बात भी करी है। अब आप ये समझिएगा कि मैंने जो किया तो आई पेड अराउंड 7 to 8,000 पाउंड्स, जो कि बनता है तकरीबन 7.5 लाख रुपए, अगर अभी आप करेंसी में देखोगे, क्योंकि अभी तो पाउंड 121 समथिंग कुछ चल रहा है। तो अगर आप अभी के हिसाब से देखते हो तो आपका आराम से 7-8 हज़ार पाउंड बन जाता है, 8.5-9 लाख रुपए के करीब आराम से, मतलब जो है आराम से बन जाता है इतना। तो ये आपकी फीस जाएगी। उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करोगे, उसके बाद फ्लाइट टिकट्स बुक करोगे, फिर वहाँ जाके सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे रहना, लिविंग, विच इज़ अ वेरी 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 यू नो लाइक बिग थिंग। क्योंकि आज के टाइम पे इतना ज़्यादा इंडियन करेंसी जो नीचे डाउन हुआ है, उसके बाद जो रुपीस का कन्वर्जन हो के आपको पाउंड्स में मिलता है, वो कुछ नहीं है। आप सोचिए कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और आप 1,000, तो कुछ नहीं है वो आपके पास। वो आपका कुछ समय अराउंड 800-900 पाउंड बनता है, जिसमें से आप खाली 400-500 पाउंड तो वहाँ की जो है आप महीने की होम रेंट दे देते हो। तो अगर आप 50,000-60,000 रुपये महीने का वहाँ पे रेंट दे रहे हो रह के, तो कैसे चलेगा? आप भी ये सोचो ना। तो ये होता है सारी चीज़ें। अच्छा, पहले क्या था कि पहले जब वीज़ा मिलता था आप लोग को, मतलब सबको, तो पहले के वीज़ों में जो है ना आपको वर्क परमिट अलाउड नहीं होता था। अभी तो HND स्टूडेंट्स को वगैरह को वर्क परमिट अलाउड कर दिया जाता है। कुछ पर्टिकुलर 40 आवर्स होते हैं वीज़ा पे जो आपको अलाउ किए जाते हैं। अगर आप वहाँ पे हो तो आप पार्ट टाइम करके भी अपना एक्सपेंस निकाल सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छा है। पर पहले ये भी नहीं था। पहले तो ये था कि आप गए और बस आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको और कुछ नहीं करना है। अगर आप पकड़े गए पार्ट टाइम इलीगली करते हुए तो दे विल डिपोर्ट यू डायरेक्टली, ऐसा होगा। उसके बाद ना आप इधर के ना उधर के, तो मतलब ये ख़त्म कहानी। तो ये था। अभी फ़िलहाल क्या है कि अभी तो एटलीस्ट आपको 40 आवर्स ऑफ वर्क परमिट मिल जाता है पर वीक के लिए। तो आप एक वीक में 40 घंटा कहीं भी काम करके कुछ ना कुछ एक्सपेंस आप अपना निकाल सकते हो, जिससे आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है भाई, वो कुछ भेज रहे हैं, कुछ आपने लगा लिया और हो गया। पर मैं अगर सही बताऊं तो अगर आप सही में चीज़ों को मैनेज करके चलते हो तो आप 40 आवर्स में भी उतना बना लोगे कि आपको घर से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सारी चीज़ें कर लोगे। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, अब लड़के हैं, सब हैं, अब आप जाते हो, इंडियंस होते हैं जुगाड़ू। देखिए, इंडियंस होते हैं जुगाड़ू, और इंडियंस कहीं भी हो वो कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लेते हैं, चाहे वो इंडियंस हो चाहे वो पाकिस्तानी हो। क्योंकि मुझे काफ़ी पाकिस्तानी भी सीफेयर्स मिले हैं जब मेरे कॉलेजेस में वहाँ पे, तो मैंने सबको देखा इस चीज़ को। और स्पेशली ग्लासगो में था मैं, तो वहाँ पे तो बहुत सारे थे। तो वहाँ पे अब कैसे हुआ कि आपने ले लिया 2 BHK का फ्लैट, 3 BHK का फ्लैट, 2 लोगों के नाम पे रेंट का एग्रीमेंट वगैरह हो गया। लेकिन अब 3 BHK है तो आपने उसको हॉल को भी बेडरूम ही बना दिया और आप आराम से 8-10 लड़के रह रहे हो। एक रूम में 2 लड़के आप मान के चलो रह रहे हो। हॉल बड़ा है तो आपने 2 से 3 कर लिए, 4 कर लिए। इस तरह क्या होता है कि रेंट भी आपका डिवाइड हो जाता है। अब जो आपको 50,000 रुपये पड़ रहा था, 50,000 रुपये तो मैंने पर पर्सन एक बताया था, अगर आप एक्चुअल रेंट देखोगे वहाँ पे तो आपको कम से कम पड़ेगा 1,30,000 1,40,000 रुपये महीना फॉर अ 2 BHK। जी, ये रहता है वहाँ का रेंट है। तो इसलिए वहाँ पे यूजुअली क्या कोशिश होती है कि भाई हम कुछ ग्रुप बना लें, कुछ दोस्तों का ग्रुप हो जाए, हम लोग का ग्रुप हो जाए साथ में, कि जिसके साथ हम वहाँ गए और जाके हमने अपना सारा का मतलब जो है सब साथ में रह भी लिए
पढ़ाई भी हुई साथ में और रेंट भी डिस्ट्रीब्यूट हुई, जिसकी वजह से सबके ऊपर बहुत बर्डन भी नहीं आया। तो ये कर लेते हैं हम लोग कि भाई ये बहुत अच्छा है, बहुत आसान है ये, तो ये हो जाता है। बाकी 40 आवर्स अगर आपको मिल रहे हैं तो कॉलेज से निकले, वो कॉलेज के बाद अगर आपके पास टाइम है बिल्कुल, तो आप डेली 4 से 5 घंटे की जॉब करिए, दैट इज एनफ। क्योंकि क्या होता है ना कि लोगों के अंदर फिर जब पैसा आने लगता है ना, तो लोगों के अंदर चाह होती है अच्छा और कर लेते हैं, क्या होता है पैसा ही तो आ रहा है, बढ़िया है ये वो है, लेकिन उस चक्कर में वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। इफेक्ट तो पड़ेगा ही, पढ़ाई पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत। क्योंकि मैंने पर्सनली एक चीज़ एक्सपीरियंस भी करी है एंड मैंने बहुत सारे लोगों को अपने साथ के हैं जो देखा भी है ऐसा कि उनके साथ कैसा क्या रहा है। तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझता हूँ कि अगर आपने पढ़ाई और कमाई ये दोनों चीज़ को अगर साथ में ले जाने की कोशिश करी तो थोड़ा सा आपको जो है हार्ड टाइम फेस करना पड़ सकता है अगर आप मैनेजिंग में नहीं है अच्छे। अगर मैनेज करने में आप अच्छे हैं तो यू कैन कोप अप विथ एवरीथिंग, ठीक है, आप दोनों को साथ लेके चल सकते हो। बट ये है कि हाँ, अगर आपको ये है कि नहीं पैसा पैसा पैसा, तो आप ये समझ लीजिए कि इधर साइड आपकी पढ़ाई जो है सब खत्म है, जिसके लिए आए मेन वही, वो मेन खत्म है, आप समझ और एक बार हो गया तो फिर गया तो गया। और कॉलेजेस के वहाँ पे रूल भी बड़े ही डिफरेंट है। अब आप समझ लीजिए कॉलेज गए, अब आपकी 9 to 5 क्लासेस है, वीकली आप कम समझ लीजिए कि कभी होता है कि भाई 9 to 1 ही हुई या 9 to क्या कहते हैं 12 ही हुई, कभी 2 ही लेक्चर्स हुए, लेकिन यूजुअली 9 to 5 रहता है आपका। 9 to 5 आपको क्लासेस करनी है। 9 to 5 आप क्लासेस करने के लिए जा रहे हो। अब आपको क्लासेस में भी सबसे बड़ी चीज़ जो इस टाइम पे लोगों को HND वाले अगर कोई भी जा रहे हैं तो जो देखना चाहिए वो होना चाहिए कि उनकी जो इंग्लिश है वो उनकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसे भी अगर वो जाएंगे तो उनको आइल्स का एग्ज़ाम पास करके ही जाना पड़ेगा। यूके जो रिक्वायरमेंट्स में आता है वो आइल्स मांगते हैं आपका। अगर आपके आइल्स में ओवरऑल 5.5 बैंड्स हैं सो दे विल अलाउ यू टू कम टू यूके एंड स्टडी ओवर देयर, ये होता है उनका। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश नहीं है मतलब, तो वो आपको फिर बोलेंगे कि भाई ठीक है आप मत आओ तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि भाई सबसे बड़ी चीज़ ये ना कि मैं भी समझता हूँ कि मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, लेकिन मैंने वहाँ जाके रियलाइज़ किया कि इंग्लिश तो आती है लेकिन जो एक्सेंट है, जो स्लैंग्स है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि 2 महीने तो इसी निकल जाए समझ लो जी। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। इट टुक मी 2 months टू अंडरस्टैंड देयर एक्सेंट एक्चुअली, क्योंकि द वे दे से द वर्ड्स वो काफी डिफरेंट हो जाता है। मतलब कि आधी बात उनके मुंह में रहती है, आधी बात वो मुंह के बाहर बोलते हैं। तो आप पहले तो सोचो कि कहना क्या चाह रहे हैं, क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, क्या नहीं। तो ये चीज़ें बहुत फेस करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा लोग फेस करते हैं, क्योंकि एक्सेंट उनका बहुत ज़्यादा स्लैंग वर्ड यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग हैं नॉर्मली वी से येस बट दे डोंट से येस, दे से आई, वो आई बोल देंगे आई, या बहुत सारी चीज़ है कि तो हम लोग कुछ भी बोलेंगे वो उस चीज़ का कुछ ना कुछ। अब जैसे हम लोग बोलते हैं स्मॉल, वो स्मॉल नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे वी। अब आप वी जब सुनोगे तो आप कहोगे हम सब अब वी, तो आप सोचोगे हम सब की बात हो रही है यहाँ पे, बट वो कह रहा है नहीं स्मॉल, किसी छोटी चीज की बात कर रहा है वो, और आप कुछ और सोच रहे हो। तो ये सारी चीजें भी बहुत आ जाती हैं। बट ये है कि हाँ, आप जब सुनते रहते हो कंटिन्यूसली एंड जब थोड़ा सा फोकस देते हो तो आप हर चीज़ को समझ लेते हो और समझ में आने लगता है आपको कि हाँ ठीक है वो क्या कह रहा है, क्या एक्सप्लेन कर रहा है, सारी चीज़ें। एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। और सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, बट यही है कि आपकी मेहनत मेन चीज़ है। कोई कितना भी अच्छा पढ़ा दे, कोई कितना भी अच्छा समझा दे, अगर आपका दिमाग नहीं है उस चीज़ पे अटेंटिव फोकस नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। सबसे बड़ी चीज़ यही है जो मैं समझता हूँ। तो यही सारी चीज़ें थी। अब हम वहाँ HND कर रहे हैं। HND का मेरा 2nd ईयर स्टार्ट हुआ, वीज़ा वर्क हुआ, सारी चीज़ें हुई, सब कुछ हुआ। एंड हाँ, इस चीज़ में ये भी है कि आपको जब वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो फॉर यूके वीज़ा, तो अगर आप साल भर के लिए जा रहे हो तो वो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट बताएंगे टू शो इन योर बैंक अकाउंट। अच्छा। क्योंकि उनको ये देखना है कि आप यूके आके सर्वाइव कर सकते हो कि नहीं, कि आप पता चला 40 आवर्स ऑफ वर्क पे डिपेंडेड हो कि मतलब ठीक है मुझे 40 घंटे मिल रहे हैं एक हफ्ते में तो मैं उस पर ऐसे वो बोलेंगे कि भाई मैं आपके अकाउंट में देखना। तो अगर आप साल भर के लिए जा रहे हो तो एटलीस्ट फॉर राइट नाउ दे विल आस्क यू फॉर 10,000 पाउंड, 9 to 10,000 पाउंड्स वो आपको बोलेंगे कि अकाउंट में आप अपने दिखाएं, शो करें, विच इज़ अराउंड समवेयर अराउंड लाइक 10 लाख रुपए, 10 लाख, आप 10 लाख मोटा मोटा पकड़ लें, 10 लाख रुपए की आपसे वो बोलेंगे कि कम से कम 10 लाख रुपए तो आपके अकाउंट में हो, कि जिसको मैं जो है वहाँ पे आप दिखा सकें, जिसके बाद वो बोलेंगे हाँ ठीक है अगर ये बंदा आ रहा है यहाँ पढ़ने के लिए तो ये सर्वाइव करेगा, सारी चीज़ें तो वो दिखाना है। हाँ, इसका भी एक मैं क्विक हैक बता देता हूँ, आई डोंट नो कि लोगों को बताना चाहिए कि नहीं, बट ये है कि हाँ आप दिखाने के लिए आपने अकाउंट में अपने पैसे दिखा दिए,
पर जैसे ही वीज़ा आपका आ जाता है, आप सारा पैसा निकाल दो, उसमें ज़ीरो बैलेंस भी होगा ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब ये है कि ये उनके लिए कि मान लीजिए कि जिनके पास बहुत नहीं है, पर इतना है कि हाँ वो अपनी फीस वगैरह दे के जा रहे हैं, कर रहे हैं सारी चीज़ें, बट उनके पास इतना नहीं कि वो मतलब इतना मतलब रख के दिखा भी सकें, तो वो ये कर सकते हैं शॉर्ट टर्म पे ऑफ पीरियड के लिए एक लोन ले लिया, किसी से ले लिया, अकाउंट में दिखा दिया, और जैसे ही वीज़ा आपके हाथ में आया, आपने उसी दिन उनको पैसे वापस कर दिए कि ये लो भाई अपने अपने पैसे रख लो, कोई टेंशन नहीं है। तो ये भी चलता है आपका जो, तो कोई इशू नहीं है इस चीज़ के लिए। अगर आप वो अकाउंट में जो भी दिखाने का वो बोलते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें रही। फिलहाल हम लोग गए HND के लिए, क्लासेस 9 to 5 का रूटीन रहा बढ़िया अपना। वेदर एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ग्लासगो में ऑल ओवर द ईयर ठंडी होती है जी। वहाँ का मैक्सिमम विच आई हैव सीन इज लाइक गर्मी के दिनों में 20 डिग्री 21 डिग्री 22 डिग्री वो गर्मियाँ हैं। और समझ लीजिए कि जिसमें भी हम लोग को अभी भी ठंड लगती है, कि हमको समझ में आता है अभी भी जैसे प्रयागराज में राइट नाउ 21-22 डिग्री हो रहा है, लेकिन हम लोग जैकेट स्वेटशर्ट पहने हुए हैं। वहाँ पे अगर 21-20 डिग्री है तो लोगों के लिए इट्स समर हॉलीडे वहाँ के लोगों के लिए, बट आप लोग के लिए हाँ ठंड का थोड़ा सा ध्यान रखें। महाराष्ट्र और गुजरात टाइप साइड के लोगों के लिए तो ये ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ पे ये ठंड का कभी है ही नहीं, तो उनको ज़्यादा फेस करना पड़ता है इस चीज़ को, तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है इस चीज़ के लिए। पर ये है कि हाँ हम लोग कर लेते हैं। और बाकी ये है कि हाँ 9 to 5 आप गए, आपने क्लासेस ज्वाइन करी, आपने वहाँ पे सब देखा सीखा। दे विल टीच यू एवरीथिंग, ऑक्सिलरी हो, मरीन प्रोपल्जन हो, मोटर्स के रिलेटेड हो, और शिप कंस्ट्रक्शन हो, कोई भी चीज़ हो, दे विल टीच यू द बेस्ट। सारी चीज़ें आपको सब अच्छी सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, सब कुछ होगा। एंड एग्ज़ाम्स वगैरह भी आपके ऐसे हैं कि दे विल टेल यू सारी चीज़ें, स्केड्यूल आपका सब कुछ सेटअप रहेगा। आपको वहाँ पे ऐसा नहीं होता जैसे इंडिया में क्या है कि आपके पास बुक्स होती हैं पढ़ने के लिए, जो ज़्यादातर हो रहा है। अब तो लोगों ने शुरू कर दिया है कि ऑनलाइन साइट्स बना के कैनवस वगैरह टाइप से दे दिया है कि जिस पे आप जाके पढ़ लो, बट वहाँ पे ये ऑलरेडी चल रहा है। वहाँ पे आप जाओगे तो उनका एक पेज रहेगा, वो सब कुछ रहेगा, आपको वो लॉगिन पासवर्ड वगैरह सब दे देंगे आपके नाम का। जैसे ही आप सब कुछ हो जाता है, आप उस पर लॉगिन करो, आपका टाइम टेबल, आपकी अटेंडेंस, आपकी पढ़ाई का स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको वहीं मिल जाएगा। आप सब कुछ उसी से पढ़िए, और आपको लेक्चरर के पास जाके ये कहने की ज़रूरत नहीं कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। आपको कोई डाउट है तो आप वो क्लियर करो, वो ठीक है, लेकिन आपका सारा स्टडी मटेरियल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, जो देंगे आपको साइट, और उस पर आपको सब कुछ रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो गई, आप वहाँ से अपना सब पढ़ लीजिए। हाँ, अटेंडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे UK का जो स्टूडेंट एसोसिएशन है उनका ये होता है कि हाँ अगर आप क्लासेस नहीं अटेंड करते हो तो जो इंटरनेशनल टीम होती है, इनकी इमिग्रेशन टीम होती है, इंटरनेशनल टीम होती है, ये इनकी बराबर नज़र होती है आपके अटेंडेंस रिकॉर्ड पे भी। अटेंडेंस नहीं तो बंदा कहाँ था फिर। तो उनको ये होता है कि भाई आप इधर पढ़ाई करने आए हो, इतनी क्लासेस आप स्किप कर रहे हो अगर आप, तो वहाँ पे आपका परसेंटेज मतलब रिकॉर्ड दिखाता रहता है हर पर्टिकुलर क्लास के लिए, कि अगर ऑक्सिलरी की है या शिप कंस्ट्रक्शन की है तो सब दिखा रहे हैं कि कितना कितना परसेंटेज आपका जो है, आपने कितनी क्लासेस अटेंड करी हैं, क्या है क्या नहीं है, तो वो सब कुछ दिखाता रहता है। बट वो उनकी नज़र होती है, और अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब जैसे आप एब्सेंट हो रहे हो, नहीं क्लास अटेंड कर रहे हो, तो उनको ये रीज़न जानना होता है, तो वो आपको एक वार्निंग देंगे, 2 वार्निंग देंगे, तीसरी वार्निंग पे आपको सीधा स्टूडेंट एसोसिएशन बुला लिया जाएगा। वहाँ पे आपके सामने सारे वो बैठ आएंगे जो भी होंगे एग्जामिनर्स टाइप से, और जो भी है बड़े मतलब वहाँ के टीचर्स वगैरह, एंड दे विल आस्क यू द क्वेश्चंस कि भाई कहाँ थे आप, क्यों नहीं आ रहे हो, वो इज़ द रीज़न एक्चुअली। अगर आपका यही चलता रहेगा तो वी हैव टू रिपोर्ट यू, आप पता नहीं क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, सारी चीज़ें, क्योंकि उनको भी देखना है सारी चीज़ें, क्योंकि उन्हीं ने वीज़ा दे के बुलाया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे मतलब उन्हीं ने आपको वीज़ा लेटर दिया और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बुलाया है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है, उनको ये रहता है कि भाई अगर आप यहाँ मान, बहुत सारे लोग होते हैं, देखिए आज के टाइम पे मैं समझता हूँ बहुत ऐसे लोग हैं कि जो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं और फिर गलत काम करते हैं। अब लोग क्या करेंगे, कोर्स ज्वाइन कर लिया, चले गए UK, लेकिन फिर UK जाके पढ़ाई नहीं किया उन्होंने, एंड दे स्टे देयर इलीगली, भाग गए, इलीगली रहने लग गए, फिर कुछ टाइम जैसे भी जो भी किया, एंड दे यू नो कि लाइक फिर वहाँ पे वो रहने लग जाते, स्टार्ट कर जाते। तो इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है हमारी कंट्रीज़ पे, कि भाई ये इंडिया का बंदा आया था, स्टूडेंट आया था, ये काम किया, वो काम किया, वो उससे रेपुटेशन ख़राब होती है हम लोग की कॉलेज में भी, वहाँ पे भी, क्योंकि कॉलेज के लोगों को पता है कि अरे ये देखो कि तुम यहाँ आए थे पढ़ाई करने के लिए और तुमने क्या किया। वहाँ के कॉलेज की रेपुटेशन पे भी बात आती है कि भाई आपका बंदा, आपने बुलाया, सब कुछ था, ये वो, आपने कोई ध्यान ही नहीं दिया उनके ऊपर कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अगर वो इसी तरह का उनका बिहेवियर था तो यू हैव टू इन्फॉर्म अस, यू नो, अर्लियर, और सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये
सब कुछ देखना पड़ता है आपको हर चीज़ों को कि भाई ठीक है हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं कि नहीं हैं, और अगर हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है ये तो आप खुद ही समझते हो कि भाई हाँ भाई हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ भाई बहुत सारे लोग होते हैं कि जो इन चीज़ों को नहीं समझते, बहक जाते हैं, बोलते हैं समझिए, और फिर वही है कि हाँ मतलब ही नहीं है अपना, फिर वहाँ से आना नहीं है सारी चीज़ें। तो इससे आप खुद भी अफेक्ट हो रहे हो, आपकी फैमिली भी अफेक्टेड हो रही है, यू नो सारी चीज़ें उनको भी वो हो रहा है कि भाई ठीक है गया तो वहाँ पढ़ने के लिए, आया ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। तो मेरा यही कहना है कि भाई कुछ भी करो लाइफ में, सब कुछ है, बट ये है कि हाँ अपना 100% दो सारी पढ़ाई को लेके। वहाँ जा रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, तो ये मेन गोल अपने दिमाग में हमेशा रखो कि आप आए किस लिए हो। और सब लाइन ऑफ वर्क में मैं कहता हूँ मेहनत देखिए सब में है, किसी में भी ये नहीं है हो सकता है कि बिना मेहनत के आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप चाहे बीएससी करिए, चाहे आप डीएनएस करिए, चाहे आप जीपी एडिटिंग करिए, आप कुछ भी करिए, लेकिन आपको मेहनत हर लाइन ऑफ वर्क में मिलेगी। आप कुछ भी करें, आप यूके सीओसी निकालो, इंडियन सीओसी निकालो, सिंगापुर से निकालो, कहीं से निकालो, लेकिन मेहनत तो करनी ही है। बिना पढ़े बिना मेहनत करे आपको कुछ नहीं हासिल होने वाला, ये तो है ही है। और यही चीज़ें मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि भाई कुछ भी हो, मेन चीज़ ये दिमाग में अपने रखो, और अगर ये मेहनत कर ली तो आगे बहुत ज़िंदगी अच्छी है। मैं बोलता हूँ लोगों से, क्योंकि मैं जान रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, या और भी लोग हैं जो मैं जिनको देख रहा हूँ, सारी चीज़ें हैं, तो मैं इन चीज़ों को देखते हुए यही बोलता हूँ कि हाँ भाई मेहनत करो, कुछ वक्त की मेहनत होती है, लेकिन ये है कि अगर आपने दिल से अच्छे से अपने साथ लॉयल रह के, अपने फैमिली के साथ लॉयल रह के मेहनत कर ली, तो इस चीज़ का बेनिफिट आप आगे उठाओगे और यू विल बी वेरी हैप्पी इन योर लाइफ। ये बहुत अच्छी चीज़ है। जी देखो काफ़ी कुछ कॉलेज के बारे में बताया जी। राइट नाउ अभी आप क्या कर रहे हैं, मतलब एक्चुअल में? एक्चुअली आपका एचएनडी खत्म हो गया? जी, एचएनडी खत्म हो गया, मेरी कैडेटशिप हो गई, ऑलरेडी सेल्ड इन शिप। अभी मैंने अपना 4th इंजीनियर का ओरल एग्जाम, अपना 4th इंजीनियर के लिए मैंने अभी अप्लाई किया। उसके लिए कुछ बताएं क्या? जी जी, तो 4th इंजीनियर के लिए मैंने अपना एग्जाम के लिए अभी अप्लाई किया। तो उसके लिए उनको चाहिए होता है कि फॉर लाइक एचएनडी आपके लिए होता है कि आपको 9 महीने का सेलिंग पीरियड ऑफ टाइम मांगते हैं कि आपने 9 महीने सेलिंग करी हो, और उसके बाद आप आइए एग्जाम दीजिए। तो 9 मंथ ऑफ सी वर्क, उसके बाद आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, सारी चीज़ें, एंड फिर आप कॉलेज में अप्लाई करो कि हाँ भाई ठीक है मुझे जो है ऑफिसर ऑफ द वॉच, चाहे वो आप नेविगेशन साइड में हो या इंडियन ऑफिसर ऑफ द वॉच में जा रहे हो अगर आप, तो उसके लिए कि जो भी साइड है आपकी, आप उसके लिए वहाँ पे कॉलेज में मेल करो, अप्लाई करो। तो मैंने वही किया, उनको मेल किया कि हाँ भाई ठीक है मेरा सेलिंग हो गया, कैडेटशिप कंप्लीट हो गया, मेरा टाइम पे है, सब कुछ ये हो, तो मुझे अब जो है आगे अपना 4th का एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए मतलब जो है मुझे अप्लाई करना है सारी चीज़ें। उन्होंने बोला ठीक है, तो उन्होंने मुझे प्रोसीजर बताया, ठीक है कि ये डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए, अपने अकाउंट में इतना इतना पैसा दिखा दिए वीज़ा के लिए। वहाँ से एक लेटर आता है जिसे बोलते हैं ये लोग वीज़ा सपोर्ट लेटर बोल देते हैं या कैश लेटर बोल देते हैं, ये सारी चीज़ें। तो वो उन लोग ने दे दिया कि हाँ ठीक है आप आइए, जिसकी वजह से आसानी हो जाती है आपको वीज़ा मिलने में। सबसे बड़ी चीज़ ये है, क्योंकि यूके वीज़ा जल्दी लगता नहीं है। अगर वहाँ से अगर आपको कोई ना कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोई बंदा वहाँ का जो आपको स्पॉन्सर करके बुला रहा हो या बता रहा हो, तो जल्दी वीज़ा आपको लगता नहीं है यूके का। तो अगर आपको यूके का वीज़ा लग रहा है, सारी चीज़ें, तो वो कॉलेज ने आपको भेज दिया है लेटर, ठीक है ये है, ये बंदा आ रहा है हमारे पास, ये कोर्स करेगा, ये टाइम ऑफ पीरियड तक यहाँ रहेगा, और उसकी सारी डिटेल्स ये है। तो वो आप सब कुछ अपना जो है जैसे कर दिया, अकाउंट में दिखाना, फीस वगैरह। अब जैसे मैंने 4th के लिए मैंने अप्लाई किया, उन्होंने मुझे सब कुछ बताया, एंड फिर मैंने उनको बताया कि हाँ ठीक है मुझे करना है। उन्होंने बोला ठीक है। फिर मैंने उनको भेजा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, उन्हीं ने मुझे फ़ीस बताई। जो फ़ीस मैंने अभी पे करी है 4th इंजीनियर के रिटन एग्ज़ाम के लिए, दैट वाज अराउंड 13,000 पाउंड्स, जो कि 13.5 लाख रुपए के करीब बन जाता है, आपको समझ लीजिए। वो मैंने 4th की सिर्फ रिटन के लिए फीस पे करी थी। उसके बाद आपका रहना, खाना, पीना, फ़्लाइट, वीज़ा सब अलग से है। तो ये आप समझ के चले, अगर जो भी लोग हैं अगर यूके सीओसी निकालना चाह रहे हैं इस टाइम पे, तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव राइट नाउ। तो ये था। और उसके बाद फिर मैं वहाँ पहुँचा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो अब कई बैचेस में एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे मार्च के बाद फिर हो जाता है कि भाई जून में भी है, जुलाई में भी है, ऐसे कई मतलब 3-4 बैच मतलब होके एग्ज़ाम्स हो जाते हैं। तो मेरा मार्च बैच में था एग्ज़ाम, लास्ट ईयर 2024 की बात है जब मैंने अपना रिटर्न दिया था। तो आई वेंट देयर इन फेब्रुअरी, एक्चुअली फेब्रुअरी की स्टार्टिंग, लाइक आई थिंक 10th ऑफ फेब्रुअरी मैं वहाँ पहुँचा था। 12th ऑफ फेब्रुअरी से मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई वहाँ पे, प्रिपरेशन फॉर रिटन एंड ओरल्स।
एंड फिर वहाँ पे लेक्चरर्स थे। कितने दिन का ये लेक्चर? एक्चुअली द लेक्चर वाज फॉर अबाउट लाइक 2 months पूरा, क्योंकि दे टीच यू ऑल द थिंग्स लाइक आपको मोटर से रिलेटेड, ऑक्सिलरी से रिलेटेड, हर शिप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, दे टीच यू एवरीथिंग। तो वो उनको सारी चीज़ें पढ़ानी है, तो वो आपको सब पढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ मतलब जो है, अगर मान लो आपको कोई वर्कशॉप रहता है या कुछ रहता है, तो वो भी आपको देखना है सारी चीज़ें। तो 9 to 5 वो प्रॉपर लेक्चर चलते थे। 9 to 5 आपने लेक्चर किया, लेक्चर करने के बाद आप अपने घर जाओ, फिर पढ़ाई करो, वापस आओ, वही सब रहता था। तो 2 महीने का ये था मेरा पूरा। और 28 मार्च को मेरा रिटन एग्जाम था जो मैंने दिया था। तो उसी टाइम में, उसके बाद में आपने देखा होगा, फिर बुक कर लेते होंगे? जी। अब जैसे मैंने 10 फरवरी को वहाँ पे ज्वाइन किया, क्लासेस स्टार्ट हुई मेरी, हम लोग पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें ये हो। और क्लासेस में भी आप जो है बेसिकली, अगर क्लासेस में आप बैठते हो तो आपको नॉलेज अपने ओरल्स के लिए बहुत अच्छी मिल जाती है, क्योंकि वो जो पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, दे आर ऑल हाईली क्वालिफाइड चीफ इंजीनियर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं। तो दे टेल यू एवरीथिंग। इवन मैं आपको एक बहुत अच्छा वो बताता हूँ वाकया, कि वी वर सिटिंग एंड कुछ बातें चल रही थी। तो चीफ इंजीनियर थे हमारे जो है, वो थे, उनका नाम है मुशीर रहमान, वो बांग्लादेश से है। तो अब फिलहाल करंटली ही इज़ लाइक टीचिंग इन ग्लासगो। तो उन्हीं ने कुछ सवाल किए एंड वी वर लाइक कि हाँ ठीक है। तो उन्हीं ने एयर मैनिफोल्ड से रिलेटेड एक सवाल किया, बोला कि अगर जो है उसमें एयर मैनिफोल्ड अचानक से जो है लीकेज आ जाता है, कुछ हो जाता है, तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये वो ऐसा कुछ चला रहा। तो वही सब चल रहा था। उस पर एक मेरा फ्रेंड है, उसने जवाब दिया कुछ, तो उस पर उन्हीं ने ये बात बोली कि देखो तुम अभी जा रहे हो 4th इंजीनियर के लिए, तो उस लेवल का ही आंसर दो, डोंट ट्राई टू बी अ सेकंड और चीफ। ऐसा उन्होंने फौरन उसको मतलब वो कर दिया। तो मतलब ये भी आपको बताते हैं कि देखिए कि क्या है क्या नहीं है। मतलब आप आंसर दे रहे हो, तो आप अगर आंसर दे भी रहे हो ना, तो अभी आप किस लेवल पे हो, उसी लेवल पे आंसर दो। आई नो आपके पास नॉलेज है, आपने बता दिया, नहीं ठीक है मैं इस लेवल का आंसर दे रहा हूँ सारी चीजें, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, जरूरी नहीं, आप उस लेवल का मत दो, आप अभी बेसिक ही लेवल का दो, क्योंकि यू आर ऑन बेसिक लेवल। तो आप एक्स्ट्रा नॉलेजेबल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश बिल्कुल मत करो। यहाँ पे आप जो हो अभी वही रखो। जब चीफ सेकंड पे आओगे ना, तब आप ये आंसर दोगे, तब मैं एक्सेप्ट करूंगा, अभी मैं ये एक्सेप्ट नहीं करता। ये उन्होंने डायरेक्टली बोला। तो ये समझ में आया कि अच्छा ठीक है, मतलब यू डोंट हैव टू बी वेरी ओवर स्मार्ट ऑल्सो, ठीक है। तो मतलब ये होता है कि हाँ आप जो कर रहे हो ठीक है, नॉलेज होना जरूरी है, लेकिन ये है कि आप ये भी देखो कि आप किसके सामने हो, और वो एक्सपीरियंस बनता है, क्योंकि वो उतने सालों कर चुका, और कितने साल सेलिंग किया, कितने सारे हमारे जैसे स्टूडेंट्स को उसने पढ़ाया, जो अभी एग्जाम्स दे के 4th बन रहे हैं, 3rd बन रहे हैं, 2nd बन रहे हैं जी, कितने चीफ बन गए होंगे। सही बात है। तो वही सारी चीजें, तो उन्हीं ने ये बोले कि देखो हम एक्सपीरियंस के बता रहे तुमको कि कभी कभी होता है। अब उन्हीं ने सबसे अच्छी चीज जो मुझे बताई थी वो ये था कि देखो एग्जाम्स में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोग करते हैं वो ये होता है कि लोगों को यही नहीं पता होता है कि जब लिखा हुआ है डिस्क्राइब, तो लोग डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस के आंसर को, लोग एक्सप्लेन करने लग जाएंगे। अगर उसमें ब्रीफली एक्सप्लेन लिखा है तो लोग डिस्क्राइब कर देंगे। तो वो इस चीजों को बताने लग गए कि भाई आप मतलब इन चीजों को समझो कि एक्सप्लेन का मतलब अलग है, डिस्क्राइब का मतलब अलग है, ब्रीफली डिस्क्राइब का मतलब अलग है, या ब्रीफली एक्सप्लेन का मतलब अलग है। आप हर चीजों में एक ही चीज नहीं डाल सकते हो, भले ही आपका आंसर कितना भी सही हो, सामने वाला एग्जामिनर जो है वो उसको कट कर देगा, सीधा सीधा करके बोलेगा मैंने तो एक्सप्लेनेशन मांगा था, आपने तो डिस्क्रिप्शन दे दिया मुझे। तो ये चीजें भी होती हैं कि आपके पास नॉलेज होती है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है सही तरीके से वो भी नहीं पता होता है लोगों को। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत काफी अच्छी लगी वहाँ पे, कि एटलीस्ट जो हमको बता रहे हैं दे हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज एक्चुअली, यू नो, कि हाँ भाई ऐसे करना है, वैसे करना है, सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से था। अच्छा हम लोग थे, तो अब मैं से जैसे मेरा एग्जाम वगैरह का डेट आया, सो वी वर वेरी यू नो लाइक कि बहुत ही डरे हुए थे, वेरी टेरिफाइड एक्चुअली, कि भाई अब एग्जाम आ रहा है। एक टेंशन थी कि भाई 13.5 लाख रुपए लगा रखे हैं भाई, मतलब जो है घर वालों का प्रेशर है, दिमाग पे स्टडी का प्रेशर है, तो सारी चीजें चल रही थी। तो बहुत मतलब दिमाग में ये था कि अरे यार करना क्या है, कैसे करना है, पढ़ रहे हैं सब कुछ है, लेकिन ये होता है ना कि जितना भी पढ़ो लगता है कि अरे सब पता नहीं कुछ दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसा ही चल रहा था। बट ठीक है कि ऐसा था कि हम लोग कुछ फ्रेंड्स थे साथ में, सब कुछ थे, तो हम लोग साथ में बैठे हैं, साथ में ग्रुप चैट हो रही है, हम लोग की सब एक दूसरे से ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, एक दूसरे से क्वेश्चंस कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल है। इससे एटलीस्ट आपको ये समझ में, कभी क्या होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जिनको बोलते हैं आप इंट्रोवर्ट टाइप, कि जो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं लोगों के सामने कुछ बोलने में, कॉन्फिडेंटली या कुछ भी होता है। आपको ये चीज़ें भूलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर
आप नहीं भूलोगे तो आपको ये नहीं पता लगेगा आप कितने पानी में हो। हाँ बिल्कुल। अब मेरे सामने आप हो, आपको सारी नॉलेज है, एज अ सेकंड ऑफिसर आप सेल करते हो, सारी चीज़ें हैं, अभी कोई इंजीनियर हो, सब कुछ हो। अगर मुझे पता है कि आपके पास बहुत नॉलेज है, अगर मैं आपसे कोई चीज़ शेयर करूंगा कहीं गलत होगा तो आप मुझे करेक्ट करोगे, तो मुझे पता लगेगा कि हाँ देखो मैं कितना पानी में हूँ। तो इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी होती है कि आप कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन तो आप बहुत ज़रूरी है। और इवन ऑन शिप ऑल्सो, अगर आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो तब तो फिर सब खत्म है। सही बात है। सबसे बड़ी चीज़ तो कम्युनिकेशन है शिप पे जो है। तो यही हम लोग को वहाँ पे बताया गया कि भाई कम्युनिकेशन करो। आपको हर लोग मतलब क्या बात है, कैसे एक्सप्लेन करना है चीज़ों को, क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्या है, ये एक दूसरे से डिस्कस करो, जिससे नॉलेज बांटने से ये हो जाएगा कि हाँ भाई उन्हीं ने कुछ बताया, आपने कुछ बताया, एंड एट लास्ट आपको एक दूसरे से नॉलेज बांटने पे पता चला कि हाँ भाई ठीक है, आप कहाँ गलत थे या वो कहाँ गलत थे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। खैर हम लोग ने ग्रुप डिस्कशन किया, सारी चीज़ें थी, पढ़ाई इसी तरह चलती रही, जैसे जैसे एग्जाम पास आते रहे वैसे वैसे दिल में डर बढ़ता रहा, और ये रहा कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो ये था। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ ये कि एग्जामिनर्स भी हमारे जो थे उन्हीं ने बोला कि देखो तुमको क्वेश्चंस वहाँ पे कैसा होता है पेपर की, क्वेश्चन पेपर में ऐसा होता है कि भाई आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे शिप कंस्ट्रक्शन से, 2 क्वेश्चंस आएंगे आपको इलेक्ट्रिकल से, एंड 4 क्वेश्चंस आपको आएंगे जो है क्या कहते हैं मोटर से, और नहीं 5 क्वेश्चन, सॉरी 5 क्वेश्चन आएंगे आपको जो है मोटर से और ऑक्सिलरी से, ऐसा होता है। तो अब हम लोग को था ठीक है, तो उन्हीं ने ये बोले कि देखो तुमको वे ऑफ राइटिंग एग्जाम भी बताते हैं कि एग्जाम को लिखना कैसे है। तो हम लोग बोले ठीक है। तो उन्हें बोले देखो कोशिश यही करना कि सबसे पहले शिप कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रिकल को लिख के ख़त्म करना, मोटर और ऑक्सिलरी के पीछे मत जाना, क्योंकि आप वहाँ पे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी ऐसे करके डिवाइड कर देते हैं पेपर को वो लोग। सेक्शन ए मोटर, सेक्शन बी ऑक्सिलरी, और सेक्शन बी के साथ ही अगर उन्हें ऐड करना रहा तो ऐड कर दिया, नहीं तो सेक्शन सी करके दे दिया आपको शिप कंस्ट्रक्शन एंड इलेक्ट्रिकल। अब आपको हर सेक्शन के लिए एक पर्टिकुलर पासिंग मार्क्स बता दिए, 40%, 40%, 40%। अब शिप कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रिकल में तो 2 ही क्वेश्चन है आपके पास। अगर आपका एक पूरा ही गलत है तो एक को पूरा ही सही होना पड़ेगा, तभी आप पास होगे, वरना पूरा एग्जाम फेल करते हो आप। और अगर आप देखो कि अगर आप मतलब उसी तरफ जो है ऑक्सिलरी या मोटर है तो 5 क्वेश्चन है आपके पास, आपको पता है कि चलो ठीक है भाई इसमें से मैं 3 भी सही कर लेता हूँ या 5 में अटेम्प्ट कर लूंगा लेकिन मैं पास हो जाऊंगा। आपको एक चीज पता होती है कि हाँ ठीक है इसमें तो हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको बहुत ज्यादा जो है डिफिकल्टी होने वाली, क्योंकि 2 ही 2 क्वेश्चन है, और अगर आप एक भी क्वेश्चन में चूके तो फिर आप गए, क्योंकि भाई एक एकदम ही गया तो दूसरे में आपके पास ये श्योरिटी नहीं होगी कि भाई जो मैंने लिखा है वो 100% सही है कि नहीं है। तो इसलिए उन्होंने ये बताया कि कोशिश ये करना कि सबसे पहले उनको अटेम्प्ट करना, कि जिसमें अगर मान लो कि आगे इलेक्ट्रिकल अपना ये शिप कंस्ट्रक्शन करने के बाद अगर आगे आप जो है मोटर या ऑक्सिलरी कर रहे हो, उस बीच में अगर आपको कुछ लगता है या टाइम बचता है, आप एक बार रीचेक कर सकते हो, ध्यान दे सकते हो कि क्या है क्या नहीं है सारी चीज़ों पे, जिससे आपको सारी चीज़ें पता भी रहे कि क्या है क्या नहीं है। अब आपके पास 2 घंटे का टाइम है और इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर आपको दे दिया जाता है, उसके कई सब डिवाइडेड पार्ट्स भी हैं, ये है वो है, उसमें डायग्राम, लाइन डायग्राम दे दिया, चलिए भाई ल्यूब ऑयल सिस्टम बना दीजिए, फ्यूल ऑयल का सिस्टम बना दीजिए, सारी चीज़ें। तो अब आप बैठे हुए हैं, ऑयल वाटर सेपरेटर का डायग्राम दे दिया, इतने कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स हैं ये, लिटरली इतने कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स है कि आधा टाइम आप मतलब इसमें निकल जाता है। सीवेज सिस्टम का प्लांट बनाने के लिए दे दिया, तो अब हाँ पीपल नो देयर हैक्स कि हाँ ठीक है भाई ऐसे 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 ऐसे, लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग चीज़ें हैं और इनमें कहीं ना कहीं आपको ये होता है कि भाई परफेक्शन रखो, क्योंकि इसमें आप किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हो उस डायग्राम को, क्या चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहे हो, इन्हीं सब बेसिस पे मार्क्स हैं आपके। तो वही चीज़ें थी, बट ये हुआ कि हाँ फाइनली द एग्ज़ाम डे केम एंड वी वेंट फॉर द एग्ज़ाम हॉल। हम लोग सब बैठे वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए, क्वेश्चन पेपर आया, इन्विजिलेटर जो था उसने सारी चीज़ एक्सप्लेन करी कैसे क्या है ये वो, एक डर दिल में बढ़ता गया, बट हाँ कि पढ़ाई की थी। तो क्वेश्चन पेपर जिस टाइम मैंने खोला तो खोलते ही मैंने जब मोटर्स का सेक्शन देखा तो मैंने उसी टाइम देखते ही मैंने ये सोचा कि पढ़ाई करी है, मतलब मेरे चेहरे पे एक स्माइल आ गई, वो डर खत्म हो गया एंड आई वाज लाइक वेरी हैप्पी एट दैट टाइम कि मैंने बोला कि चलो कि मतलब पहले ही क्वेश्चन जो मेरे सामने आया है वो तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। तो मैंने पहला क्वेश्चन देखा, उसके बाद टर्न किया, दूसरा क्वेश्चन देखा, तीसरा क्वेश्चन देखा एंड आई वाज वेरी हैप्पी। उस हैप्पीनेस के चक्कर में मैं ये भूल गया कि शिप कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिकल पहले करना था मैं ये चीज़ भूल गया, बट मतलब मुझे उसका नुकसान नहीं हुआ। मैं ये बोलूंगा कि आई वाज ऑन टाइम, मतलब मुझे रीचेक का टाइम नहीं मिला था, बट मैं
एग्जैक्ट टाइम पे मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। मैंने क्वेश्चन देखा मोटर का, बहुत अच्छा लगा, मैंने फ़ौरन लिखना शुरू कर दिया कि हाँ ठीक है सब। तो उस तेज़ी लिखने के चक्कर में ही जो है सारी चीज़ों में मैंने टाइम का वो नहीं, लेकिन ये कि हाँ एट द एंड मतलब एकदम टाइम पे मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया। तो ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर ये होता है कि यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट लाइक अ मंथ और मंथ एंड हाफ, मतलब वो 1-1.5 महीने ले लेते हैं आपको रिजल्ट देने में। तो वही हुआ, 1-1.5 महीना उन्हीं ने मेरा तकरीबन लिया। बट जब रिजल्ट आया तो फाइनली आई वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता था तो एवरी डे आई वाज लेकिन मेरा डेली मॉर्निंग रूटीन होता था कि मैं सुबह उठा, फ़ोन खोला, फ़ोन खोलने के बाद मैं मेल चेक करता था सबसे पहला काम कि मेल तो नहीं आया IMI का, मेल तो नहीं आया IMI का। और फाइनली द डे केम, मैं सो ही रहा था, मैं उठा और देखा कि 3-4 मेल पड़े हुए हैं। मैंने कहा देखता हूँ, मैंने मेल खोला एंड आई सॉ माई रिजल्ट एंड इट सेज क्लियरली कि पास। उस पे लिखा है साफ साफ कि यू आर पास, बट स्टिल फॉर लाइक 10 मिनट्स आई वाज इन अ शॉक एंड आई वाज लाइक कि भाई सच में कि मैं पास हुआ कि नहीं हुआ। मतलब मैं एकदम कंफ्यूज हूँ, मैं मतलब इतना ज्यादा एक्साइटेड था, वो भी था मतलब, मैं एकदम अपना रिजल्ट देख रहा हूँ, उस पर साफ साफ लिखा हुआ है पास, वो भी देख रहा हूँ, फिर भी मैं ये सोच रहा हूँ मैं पास हुआ कि नहीं हुआ। मतलब मैं एकदम वो हो चुका उस टाइम पे। उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया एंड ही वाज लाइक कि मैंने कहा कहाँ हो, एंड ही वाज लाइक कि मैं सो रहा था। तो मैंने बोला कि 12:30 बज रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको पता है रिजल्ट आ गया है। और वो कहते हैं हाँ सच में? मैंने कहा यहाँ लोगों को पता ही नहीं है कि रिजल्ट आ गया है और जो लोग इतने आराम से चल रहे। कहता है अच्छा, कहता क्या हुआ? मैंने कहा भाई मेरे इसमें तो पास दिखा रहे, लेकिन मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है इस टाइम। तो बोलता अच्छा, कहता मैं भी चेक करता हूँ। मैंने कहा हाँ चेक करो। उसने चेक किया एंड ही वाज आल्सो पास। तो वी बोथ वर वेरी हैप्पी, क्योंकि वो एक ऐसा मोमेंट था ना कि जो आपने मतलब अपना 100% दिया हुआ था, एक फैमिली प्रेशर था, एक आपको ये था कि मैंने इतना पैसा लगाया है, सारी चीज़ें हैं, और उस सब के बाद जब आप देखते हो कि हाँ वो मेहनत रंग लाई, तो मतलब मैं समझता हूँ हाँ कि 1 मिनट के लिए आप सब कुछ भूल जाते हो कि क्या चल रहा है आसपास, क्या नहीं चल रहा है, दिमाग में काम करना बंद कर देता है आपका। सो आई वाज रियली हैप्पी कि भाई ठीक है, अच्छा हुआ कि सब अच्छे से क्लियर हो गया, सब कुछ हो गया। फिर जब रिजल्ट आ गया, सारी चीज़ें थी, तो आई वाज स्टिल देयर इन UK, क्योंकि मेरी वर्कशॉप वगैरह चल रही थी। तो जब वर्कशॉप वगैरह ख़त्म हुई, फिर मैं इंडिया आया, आई थिंक लास्ट ईयर अगस्त में, अगस्त की एंड तक आ गया था। हाँ अगस्त के एंड तक आ गया था मैं। फिर उसके बाद कुछ फैमिली फंक्शंस थे, कुछ घर में शादियां वगैरह थी, सारी चीज़ें थी, उस वजह से मुझे ओरल्स के लिए टाइम नहीं मिला था। नहीं तो अब तक मैं ओरल्स अपना कंप्लीट कर चुका होता। ये तो इतना सब बिजी हो चुका था मैं शादियों में, सारी चीज़ों में, घर ही में शादी थी मेरी सिस्टर की वगैरह, वो तो उन सब चीज़ों में थोड़ा बिजी था, इसकी वजह से टाइम नहीं मिला मुझे। लेकिन फिर जैसे ही अब टाइम मिला है तो मैं फ़ौरन आ गया कि भाई हाँ ओरल्स अप्लाई करो। आज के टाइम पर अगर आप है इस लाइन ऑफ वर्क में भी, तो मैं ये कहूँगा कि देखिए सारी चीज़ों को क्विकली करिए, रिटर्न दीजिए, जैसे रिजल्ट आता है फ़ौरन ओरल के लिए अप्लाई करिए। अगर आप UK में हैं तो UK में रहते ही हुए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स विच इंक्लूड्स दी MNTB, आपका Annex 4 का मेडिकल सर्टिफिकेट, आपकी सारे और भी डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं आपके पास, सी सर्विस टेस्टिमोनियल वगैरह, CDC एंड ऑल, सारी चीज़ें सब कुछ आप बाय पोस्ट आप जो है MCA को भेजिए। MCA सब कुछ चेक करेगा एंड दे विल रिटर्न यू डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आप जो भी एड्रेस दोगे उस पर आपको रिटर्न करेगा। आपको NOE आएगी, NOE में आप जो है फ़ौरन आप जो है अप्लाई करोगे तो उसमें आपको डेट्स आ जाएंगी। तो आपको कोई भी डेट आप चूज़ करोगे तो एटलीस्ट 1 महीने बाद की मिलेगी। आप मान लो अगर आज मैं अप्लाई करता हूँ तो मुझे 1 महीने बाद की एग्ज़ाम की डेट दी जाएगी। वो ऐसे होता है। तो इसलिए आप जितना हो सके उतना जल्दी कर लो सारी चीज़ें, तो वो बेटर है। और हाँ वो बात अलग है कि आप मान लो कहीं बिजी हो आपका या कुछ ऐसा है, तो जैसे मेरे केस में रहा, मैं थोड़ा बिजी हो गया उन चीज़ों में, तो इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई, वरना मैं भी कब का फ्री हो चुका होता है इस सारी चीज़ों से। तो ये था। और दूसरी चीज़ ये कि हाँ इंडिया तक लाने की चीज़ों को मतलब मत घसीटना। उसकी वजह मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि अगर आप UK में रह के बाय पोस्ट अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजते हो MCA को, तो आप कुछ स्पेंड करोगे अराउंड 15 पाउंड, जो इंडिया में 1500-1600 रुपये बनते हैं। लेकिन वही अगर आप यहाँ से वहाँ भेजोगे तो आप स्पेंड करोगे 10,000 रुपये, इंडियन 10,000 रुपीज़। और उसके बाद 220 पाउंड्स फॉर ओरल फीस, वो अलग से। तो इसलिए मैं यही बोलूँगा कि भाई अपने खर्चों को बचाएं, थोड़ा सा अपने अंदर क्विकनेस लाएं, अपनी चीज़ों को डिले ना करें और टाइम टू टाइम सारी चीज़ों को करते रहें, तो वो सबसे बेस्ट है। अच्छा साज भाई, जैसे आपने रिटर्न के लिए 2 महीने की क्लास किया, तो रिटर्न के बाद आपका रिजल्ट वगैरह आया जी, अभी ओरल के लिए जा रहे हैं जी, तो ओरल के लिए भी क्लासेस वगैरह लेते हैं क्या है? मैं देखिए ओरल्स के लिए इफ़ आई टेल यू ऑनेस्टली, तो देखिए मेरे पास जो कॉलेज ने मुझे UK के कॉलेज ने नोट्स वगैरह सब दी थी, तो वो मेरे पास है, मैं उनसे भी पढ़ाई करता हूँ। साथ ही साथ मैंने इंडिया में यहाँ पे भी मैं रह के अब मैंने रिसेंटली अभी ओरल क्लासेस ज्वाइन करी हैं ओरल्स के प्रिपरेशन के लिए। इंडिया में बहुत सारी ऐसे हैं
तो एक है, मैं उसका अभी नाम लूं कि ना लूं मुझे नहीं समझ में आता, नहीं, क्योंकि एक जानते- ब्रांड प्रमोशन ही हो जाएगा बिल्कुल, उनके लिए, तो मैं वो बिल्कुल। नहीं लेता। चलेगा, बट मैं लेकिन जी, लेना चाहिए, मतलब मेरा सिर्फ यही था। अच्छा, तो देयर इज एक्चुअली इंस्टीट्यूट कॉल्ड, तो HATMC करके एक वो है, आप उसको देखोगे तो वो बेसिकली क्या करते हैं कि वो आपको ओरल्स एंड रिटन के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं, वो आपको सारी चीज़ें बताते हैं कि आपको कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें हैं। और वो बेसिकली है इंडिया के, तो वो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि हाँ इंडियन COC में क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़। यूके COC का भी बहुत अच्छा उनका वो है। तो इट्स अ वेरी लाइक कि क्वाइट यूजफुल एंड क्वाइट नॉलेजेबल क्लासेस फ्रॉम देम, क्योंकि उनके पास भी जो लेक्चरर्स हैं दे आर ऑल हाईली क्वालिफाइड, या तो वो चीफ इंजीनियर्स रहे हैं या तो वो मास्टर्स रहे हैं, जो आपको रिटायर हो चुके, तो अब वो आपको पढ़ा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे आके। तो ये बहुत अच्छा है। आप अगर रिटन के लिए या ओरल्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो इंडिया में रहते हुए, तो आप इनकी क्लासेस ज्वाइन करो, मैं कहता हूँ। आप इनकी क्लासेस ज्वाइन करोगे तो आप जो है फिर उनसे कम्युनिकेशन करो, सारी चीज़ें हैं, एंड दे विल टीच यू एवरीथिंग। आपको सारी चीज़ें बताएंगे, कैसे एग्जाम करना है, क्या करना है, और कोर्सेस में क्या है क्या नहीं है, सब कुछ वो आपको जो है प्रिपेयर प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल Proper जाएगा, guidance टाइम मिलेगा। आपका वेस्ट कहीं ना आप अपने से, एक होता है ना कि देखिए, अपने से मैं अगर मैं अपना पर्सनली बताऊं तो ये होता है कि भाई जब आपको खुद से पढ़ना होता है ना, तो आप थोड़ा कहीं ना कहीं जो है ना, आप आलसपन दिखाते हो, आप थोड़ा सा मतलब उस चीज़ों से भागते हो, आपको लगता है अरे कर लेंगे, पढ़ना है पढ़ लेंगे सारी चीज़ें। बट अगर कहीं ना कहीं आपकी कोई क्लास स्केड्यूल हो जाती है, कुछ हो जाता है, थोड़ा सा आपके दिमाग में होता है कि अरे आज इस टाइम पे क्लास है, बैठना है, करना है, पैसे लगाए हैं, सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा करते हैं, पढ़ते हैं। तो ये मैं समझता हूँ, क्योंकि क्लैरिटी भी एक मिलती है। जी क्लैरिटी। अब बहुत सारे क्वेश्चन है, आप डाउट्स में हो अगर, तो आपके पास सामने लेक्चरर है, यू कैन आस्क हिम कि भाई क्या है, तो वो आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। और उसी जगह पे आप हो कि हाँ ठीक है, आप खुद से भी पढ़ते हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, आप खुद से भी पढ़ें। बट ये है कि हाँ आप हैं, कोई क्वेश्चंस में डाउट हुआ, ये हुआ, तब आप इंटरनेट खंगाल रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये है वो है, तो हर तरफ आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो रही हो। इससे बेटर ये था, मैं समझता हूँ कि हाँ भाई मैंने ओरल क्लास ज्वाइन करी, अब एटलीस्ट ये है कि हाँ वो क्या पढ़ा रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, वो सब मुझे पता लग रहा है। कहीं कोई डाउट है तो आई कैन आस्क देम कि भाई ठीक है, उन्हीं ने फौरन क्विकली उसी टाइम उस डाउट को क्लियर कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो मेरा टाइम भी बचा। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि इट्स अ वेरी नाइस थिंग कि आप, हाँ अगर आप खुद से पढ़ने वाले हो तो आप खुद से भी पढ़ो, निकालो, अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर हाँ आप थोड़ा सा हो कि भटकने वाले हो, कि दिमाग जिसका जो है नहीं टिकता, तो मैं उसके लिए बोलूँगा कि हाँ ठीक है, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप जाओ एंड क्लासेस ज्वाइन करो, इस तरीके की आपको मिलेगी, गाइडेंस मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है। जी ठीक है साथ भाई, आई थिंक आपने काफी एक्सप्लेन कर दिया बच्चों को, जो भी मन में डाउट रहा होगा, जी है ना? जी जी जी। काफी कुछ क्लियर हो गया। इसके अलावा भी कुछ डाउट है तो वो कमेंट्स कर सकते हैं। बिल्कुल कमेंट्स करें, वो आपको बताए, हम डेफिनेटली विल बी इन आप जो टच। बिल्कुल। और मैं उसके बाद अगर कुछ भी ऐसा रहता है, सो विल कम अगेन एंड वी विल मेक अनदर वीडियो एंड टेल देम या कि भाई क्या है क्या नहीं है, सारी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आई होपफुली कि जो 4th इंजीनियर करके आएंगे। बिल्कुल 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 और जी, अच्छी नॉलेज रहेगी शिप की भी, और बिल्कुल। जो चीजें भी बाकी है आपकी वो भी इंक्लूड रहेगा उसमें, बिल्कुल जी। है ना? तो ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक थैंक यू यू फॉर कमिंग स्विमिंग अपडेट्स।